Welcome students, Nikhar here from Pharma Teachers Training College रांची। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हम लोग लगातार शिक्षा मनोविज्ञान के अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं। वर्तमान में जो टॉपिक चल रहा है वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के डीएलएड के सिलेबस के छठे यूनिट पर आधारित है। लेकिन ये बीएड के स्टूडेंट्स, एमएड के स्टूडेंट्स, एमए इन साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स, सीटेट और यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर से तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स सभी के लिए काफ़ी उपयोगी है। वर्तमान में जो हमारा टॉपिक है वो है लर्निंग, अधिगम यानी सीखना। तो अपने पिछले अंक में हम लोगों ने अधिगम के अर्थ और उसकी परिभाषाओं पर डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अधिगम की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो सिम्पसन एक बड़े मनोवैज्ञानिक रहे हैं। इन्होंने स्पष्ट रूप से पहली बार कुछ विशेष पॉइंट्स के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया कि अधिगम की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। वो विशेषताएं अगर किसी प्रक्रिया में पाई जा रही हैं तो उसे अधिगम का नाम दिया जा सकता है, उसे लर्निंग या सीखना कहा जाता है। तो एग्जाम में आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में बताएं, या फिर अधिगम की विशेषताओं की विस्तार से व्याख्या कीजिए। इसके साथ साथ सीटेट में या नेट वगैरह में जो क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं वो उसमें से कुछ विशेषताओं को चुनकर दे देंगे और बताएंगे कि इसमें से अधिगम की अनिवार्य शर्त कौन सी है या इसमें से कौन लर्निंग की विशेषता है। तो आपको ध्यान रखना है, काफ़ी कंसंट्रेट होकर के आपको समझना है, ताकि जब भी इसके बारे में कोई डिस्कशन हो या प्रश्न पूछा जाए तो आप जवाब देने की स्थिति में हो सके। तो देखिए, अधिगम की जो कई विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहली विशेषता है कि यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। सीखना कभी भी बंद नहीं होता, लर्निंग कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो अधिगम वास्तव में जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया का नाम है। देखिए, एक बालक जब जन्म लेता है तो जन्म के कुछ समय के उपरांत जो सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो उसकी मृत्यु तक लगातार चलती रहती है। यानी आजीवन हम लोग इस प्रक्रिया से गुजरते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी प्रमुख विशेषता है वो ये है कि अधिगम एक परिवर्तन है। सीखने से कुछ जरूरी बदलाव हमारे अंदर आता है। सीटेट के क्लासेस के दौरान मैंने आपको बताया था कि विकास और कुछ नहीं, परिवर्तन है। यानी परिवर्तन को ही विकास का नाम दिया गया। ठीक उसी तरह से जब भी हम किसी चीज को सीखते हैं तो हमारे कुछ क्रियाकलापों में बदलाव आ जाता है, हमारे व्यवहार करने की तकनीक में परिवर्तन हो जाता है। तो ये परिवर्तन या बदलाव अधिगम है। यानी विकास अधिगम का ही एक अन्य नाम है। हालांकि भाषा विज्ञान में ये कंसेप्ट अलग हो सकता है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में हमने पहले ही देखा है कि जो कुछ भी परिस्थिति में बदलाव हो रहा है उसे विकास का नाम दिया जा रहा है। और सीखने से भी हमारे अंदर बहुत तरह के परिवर्तन होते हैं। कुल मिलाकर सीखना परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसके साथ साथ जो तीसरी प्रमुख विशेषता है वो ये है कि सीखना यानी लर्निंग यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। सीखने की प्रक्रिया लगभग हर जगह चल रही होती है, हर स्तर पे चल रही होती है। आप अलग अलग जानवरों को भी देखेंगे कि अगर उन्हें कोई ऐसा अप्रिय अनुभव होता है तो वो अपने आप को उससे बचाने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ जो कुछ भी उन्हें प्रिय होता है अपने उस अनुभव को वो दोहराने का प्रयत्न करते हैं। इससे उनके व्यवहार में एक अस्थायी परिवर्तन देखने को मिलता है। हालांकि वो अधिगम का शुद्ध रूप कभी नहीं हो सकता, लेकिन ये आपके समझने के लिए है कि अधिगम की प्रक्रिया लगभग सब जगह चल रही होती है, हर जगह। यही वजह है कि इसे सार्वभौमिक प्रक्रिया या यूनिवर्सल प्रक्रिया का नाम हम लोग देते हैं।
इसके साथ साथ जो चौथी विशेषता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अधिगम विकास है। अधिगम कैसे विकास है, तो आप सेकेंड पॉइंट को याद कीजिए। मैंने अभी आपको बताया कि विकास का एक अन्य नाम जो शिक्षा मनोविज्ञान बताता है वो ये है कि स्थितियों में परिवर्तन का होना। तो अधिगम से चीज़ों में बदलाव आता है, हमारे काम करने के तरीके में, सोचने के तरीके में, हमारे व्यवहार में बदलाव आता है, अर्थात अधिगम विकास है। इसके साथ साथ एक अन्य विशेषता बताई जाती है कि अधिगम अनुकूलन है। अनुकूलन यानी कंडीशनिंग। कंडीशनिंग को आप एडजस्टमेंट समझ सकते हैं। जैसे किसी भी परिस्थिति में आप जो सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, वो सामंजस्य की योग्यता प्रारंभ से आपके अंदर मौजूद नहीं होती है। स्थिति विशेष को देखते हुए जो कुछ भी आपको प्रशिक्षण दिया गया, प्रदान किया गया, उस व्यवहार को आप वहां पर दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपने थॉर्नडाइक के परिभाषा में देखा था कि उत्तम अनुक्रिया को किसी भी उत्तेजना की परिस्थिति में इन दोनों को जोड़ना, यानी अनुक्रिया और उत्तेजना को जोड़ना ही अधिगम है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर लागू होता है। कोई विशेष परिस्थिति अगर आपके सामने आती है, उस दौरान आप अपने किसी सीखे गए व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, तो ये आपका एडजस्टमेंट का स्वरूप ही दिखाता है। तो कुल मिलाकर ये एक अनुकूलन की प्रक्रिया है। आपको वो कंडीशन कर देती है, अनुकूलित कर देती है किसी भी परिस्थिति में किसी खास ढंग से रिएक्ट करने के लिए। इसके साथ साथ जो अन्य विशेषता है वह ये है कि अधिगम नया काम करना है। यानी अधिगम की विशेषता है कुछ नया होना, कुछ अलग हट करके होना। तो जो पूर्व की दशाएं चल रही थी, जो पूर्व के क्रियाकलाप चल रहे थे, प्रशिक्षण के द्वारा, निरंतर अभ्यास के द्वारा, व्यवहार में परिवर्तन के द्वारा उन चीजों में बदलाव होता है। तो ये बदलाव, जहां कहीं भी बदलाव होता है तो बदलाव के बाद की स्थिति को नई स्थिति कहा जाता है। तो कुल मिलाकर ये समझना होगा आपको कि अधिगम एक नई परिस्थिति है, एक नई चीज है। इसके साथ साथ जो एक अन्य प्रमुख विशेषता है वो ये है कि अधिगम अनुभवों का संगठन है। आप किसी खास परिस्थिति में किसी खास तरह का रिएक्शन देते हैं, किसी खास तरह से आप रिस्पॉन्स देते हैं। वो रिस्पॉन्स अगर आपको अच्छा रिजल्ट दे जाता है तो आप उसको रिपीट करते हैं आगे भी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप उसको रिपीट करने से बचते हैं। कुल मिलाकर के एक ही परिस्थिति को अगर आप बार बार अपने अनुक्रिया के तौर पर अपना रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अनुभव सुखद रहे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, इस वजह से आप इस चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो अधिगम कुल मिलाकर के अनुभवों का संगठन है। इसके साथ साथ अधिगम की एक सर्वप्रमुख विशेषता है, यह हमेशा उद्देश्यपूर्ण होती है। आप किसी चीज को अगर सीखते हैं तो क्यों सीखते हैं, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होता है। या तो अपने जीवन रक्षा के लिए किसी चीज को करते हैं या चुनते हैं, या फिर आप अपने मनोरंजन के लिए चुनते हैं, या अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए चुनते हैं, या बेटर एडजस्टमेंट के लिए चुनते हैं, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए चुनते हैं। तो कुल मिलाकर के कुछ न कुछ उद्देश्य आपके उस व्यवहार चयन के पीछे काम कर रहा होता है। अगर पूरी तरह से निरुद्देश्य हो जाया जाए तो वहां पर अधिगम की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं आवश्यकताएं ही आविष्कार की जननी है। तो जितनी भी आवश्यकताएं आपके सामने मौजूद होंगी, आप एक खास तरह के व्यवहार को करने के लिए बाध्य होंगे। कुल मिलाकर अधिगम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसके साथ साथ एक अन्य विशेषता है कि अधिगम हमेशा विवेकपूर्ण होता है। विवेकपूर्ण इसलिए कहते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया कि आपके अनुभव अगर अच्छे रहते हैं तो आप उसको दोहराते हैं, आप उसको रिपीट करते हैं, अपने व्यवहार का हिस्सा बना लेते हैं। अगर आपका व्यवहार सुखद नहीं रहता है तो आप उससे बचने का प्रयास करते हैं, उन चीजों को दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। तो ये फर्क कौन करता है, आपका व्यवहार कैसा भी रहा हो, ये फर्क कौन करता है कि हमें ये व्यवहार चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए। तो ये चीज, इस चीज का निर्धारण आपका विवेक करता है। अर्थात ये बात स्पष्ट हो जाती है
कि आपके किसी भी व्यवहार चयन के पीछे कहीं न कहीं विवेक की प्रक्रिया काम कर रही होती है, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। तो अधिगम एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। इसके साथ-साथ जो अन्य विशेषताएं बताई गई हैं, उसमें से एक सर्वप्रमुख विशेषता है कि अधिगम सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। देखिए, अगर आप निष्क्रिय हैं, तो निष्क्रिय होकर किसी भी चीज को सीखा नहीं जा सकता। अगर आप रेस्पॉन्स देना नहीं सीखते हैं, तो लर्निंग कहीं ना कहीं बाधित होगी, वो कंप्लीट नहीं होगी। आप तभी किसी नए चीज को सीख सकते हैं जब आप एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे आपने देखा, बार बार एक चीज रिपीट हो रहा था कि किसी भी अनुभव के प्रति आपका जो ये रहा है, पुराना अनुभव रहा है, किसी भी अनुभव के प्रति आपका जो अनुभव रहा है, वो चीज आपको कहीं ना कहीं बाध्य करती है सोचने के लिए, या उस व्यवहार को पुनः धारण करने के लिए, या उसको विस्मृत करने के लिए, भूलने के लिए। तो ये सारी प्रक्रिया सक्रिय अवस्था की पहचान है। अगर आप निष्क्रिय होंगे तो आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे, रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो कोई अनुभव प्राप्त नहीं होगा, और कोई अनुभव प्राप्त नहीं होगा तो आगे की परिस्थितियां फिर बिल्कुल वैसी ही रिपीट होती चली जाएंगी। तो अधिगम के लिए एक अनिवार्य शर्त होता है, इसकी अनिवार्य विशेषता होती है कि यह एक सक्रिय प्रक्रिया होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि अधिगम जो है वो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। ये इसकी सर्वप्रमुख विशेषता में से एक है। जैसे सामाजिक अगर कहें, सामाजिक प्रक्रिया और व्यक्तिगत प्रक्रिया दोनों, तो एक व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है अपने अनुभव के द्वारा सीखता है या अपने प्रयासों से सीखता है, उसके सीखने से उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो ये व्यक्तिगत परिवर्तन का उदाहरण है। लेकिन उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आया, उससे प्रेरित होकर बहुत सारे लोग अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। या फिर अगर वो व्यक्ति समाज का नेतृत्व करता है, तो वो दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करता है कि वो अपने व्यवहार में ये जरूरी परिवर्तन लेकर के आए। तो यहाँ पर अब ये एक सामाजिक प्रक्रिया होगी। देखिए, हमारा शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना है, कई सारे अंगों से मिलकर बना है, कई सारे सिस्टम यानी तंत्र से मिलकर के बना है। तो हमारा शरीर कोई एक चीज नहीं है, बल्कि कई सारे चीजों का एक मिश्रण है। ठीक वैसे ही हमारा समाज भी बहुत सारे लोगों, संस्कृतियों, परंपराओं, इन सभी चीजों का मिश्रण है। तो एक व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है और उससे कोई ऐसी सफलता प्राप्त होती है जो समाज के लिए स्वीकार्य है और प्रशंसनीय है, तो दूसरे लोग उससे प्रेरित होते हैं और अपने व्यवहार में वो जरूरी परिवर्तन लेकर आते हैं। तो अधिगम के द्वारा ये व्यक्तिगत तौर पर और सामाजिक तौर पर दोनों ही स्तर पर अपना प्रभाव दिखाया जा रहा है। यही वजह है कि अधिगम एक व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं के रूप में कंसीडर किया जाता है या स्वीकार किया जाता है। इसके साथ साथ अधिगम को वातावरण की उपज माना जाता है। देखिए, अभी से पहले जो सामंजस्य की बात हो रही थी, तो उस दौरान हमने डिस्कस किया था डिटेल में, और हमने देखा था कि वातावरण किस प्रकार से हमारे क्रियाकलापों को, हमारे सोचने की प्रक्रिया को, हमारी संस्कृति को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अधिगम वातावरण की उपज है। देखिए, आप किसी खास तरह के क्लाइमेट में रहते हैं, उस क्लाइमेट में रहने की वजह से आपके शरीर का निर्माण वैसा हो जाता है, आपके शरीर की जरूरतें वैसी हो जाती हैं। ठीक इसी से आपका समाज निर्मित हो रहा है, तो आपके समाज पर भी वो चीजें लागू होती हैं, और समाज जैसा सोचता है वैसी ही सोच आपकी बनती है, और ठीक उसी तरीके से आप सीखते हैं। एग्जाम्पल देकर मैं अगर आपको बताऊं, तो आप मान लेते हैं कि किसी समुद्री तटीय इलाके में रह रहे हैं, वहां के निवासी हैं, तो वहां पर काफी गर्मी वाला मौसम होगा, उमस भरा हुआ वातावरण होगा। तो वहां पर आप उससे बचने के लिए कुछ खास तरह के खाद्य पदार्थों का प्रयोग करेंगे। तो वहां से आपका फूड हैबिट निर्मित हुआ। फिर वहां पर जो ड्रेसिंग सेंस होगा या ड्रेस का जो ट्रेडिशन होगा, वो बाकी
कंट्री से अलग होगा। तो आपके ड्रेस में वहाँ परिवर्तन आ रहा है। जैसे आप दक्षिण भारत के समुद्री इलाकों में देखें तो वहाँ के लोग ज़्यादातर लुंगी पहनते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे वो मछली, चावल ऐसे भोजन का प्रयोग करते हैं। अगर नारियल की बहुलता है तो खाने के लिए नारियल तेल में खाना पकाया जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि वहाँ का क्लाइमेट वहाँ के जनजीवन को किस बेसिक स्तर तक जाकर प्रभावित कर रहा है। इतना ही नहीं, वहाँ पर अब जो बच्चे बड़े होंगे तो वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लगातार जो मत्स्य पालन है या मछली पकड़ना है उससे संबंधित बिजनेस या फिर उससे उस मछलियों के संरक्षण और उसको विदेशों तक एक्सपोर्ट करने के बिजनेस में शामिल हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर वो बिजनेस पॉइंट है तो वहाँ के लोग बिजनेस में भाग लेंगे। आप देखेंगे कि दक्षिण भारत हमेशा से विदेशी व्यापार में आगे रहा। कारण था कि उस समय हवाई जहाज का आविष्कार नहीं हुआ था, तो जलीय जहाज जनरली वैसे ही जगहों पर लंगर डालते थे। तो अब वहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से इन प्रक्रियाओं के साथ जुड़ते चले गए। अब वहाँ पर जो कुछ भी वो काम सीख रहे हैं, आप देखिए कि नॉर्थ इंडिया से कैसे अलग हो जाएगा। जो मैदानी भारत है वहाँ से तटीय भारत का अधिगम प्रक्रिया कैसे बदलाव होगा उसको आप देखिए। जैसे नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, खेती बाड़ी से संबंधित चीज़ों को सीख रहे हैं, लेकिन तटीय इलाकों पर रहने वाले लोग देख रहे हैं कि लगातार जहाज आ रहा है, जहाज का रिपेयरिंग हो रहा है, तो उस बिजनेस में जा सकते हैं, उससे संबंधित काम सीखेंगे, नौका पालन सीखेंगे, नमक का व्यापार सीखेंगे, इसके साथ साथ नारियल और नारियल के प्रोडक्ट से संबंधित चीज़ों को सीखेंगे। तो पूरी तरह से ये पैटर्न चेंज हो जा रहा है। अगर आप हिली एरियाज में चले जाएं, जो हिमालय के तराई क्षेत्र वाले हैं, तो वहाँ बागवानी खेती देखने को मिलती है। तो वहाँ पर बगीचे लगाए जाते हैं फलों के, और उससे संबंधित चीज़ों को लोग सीखते हैं, उससे संबंधित बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं। अब वहाँ पर जो विद्यालय होगा वहाँ पर कुछ कोर्सेज अनिवार्य रूप से चलाए जाएंगे। जैसे आपको ये समझना होगा कि गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। तो आप देखेंगे वहाँ गन्ना मंत्रालय है, गन्ना मंत्री होते हैं, और गन्ना मंत्री का काम होता है कि गन्ने के प्रोडक्शन में कैसे डेवलपमेंट हो, कैसे नए रिसर्च हो, कैसे इसे एक कृषि विश्वविद्यालय में कोर्स के रूप में चलाया जाए। फिर इससे संबंधित जो छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, इस पर भी फोकस किया जाता है। ठीक वैसे ही साउथ इंडिया में नारियल मंत्रालय होता है, वहाँ नारियल विकास मंत्री होते हैं, और जो कुछ भी अभी मैंने आपको गन्ना मंत्रालय से संबंधित बताया, ये वो बहुत सारी चीज़ें नारियल मंत्रालय में लागू होती हैं, या उस विभाग के मंत्रालय का यही काम होता है। आप देखेंगे आपके झारखंड में तसर उत्पादन होता है, तसर सिल्क का। तो यहाँ खास क्लाइमेटिक कंडीशन है जिसके वजह से सिल्क का उत्पादन आसान हो जाता है। तो यहाँ पर उसको विकास करने के लिए आपके इटकी में एक भारत सरकार की संस्था भी है, इससे संबंधित बीएससी, एमएससी इत्यादि कोर्सेज भी चलाए जाते हैं। और लघु और कुटीर उद्योग के स्तर पर जो ट्राइबल्स के बच्चे हैं वो अपने घर में सहज रूप से इन कामों को होते हुए देख रहे हैं और इसके साथ जुड़े हुए हैं। उनको जितना अनुभव होगा वो ना तो तटीय भारत में रहने वाले बच्चों को हो सकता है जो कि नारियल से जुड़े हैं, ना ही उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में रहने वाले बच्चों को हो सकता है जो कि गन्ना से जुड़े हुए हैं। तो क्लाइमेटिक कंडीशन आपके अधिगम प्रक्रिया को, आपके पाठ्यक्रम को, आपके पूरे कोर्स के स्ट्रक्चर को इतने गहराई तक प्रभावित करता है। इसके साथ साथ जो अब अगली विशेषता है, ये कह सकते हैं लास्ट विशेषता है अधिगम की, इस बुक के अनुसार जो सिम्पसन के डिस्क्रिप्शन पर आधारित है, वो ये है कि लर्निंग इज डिस्कवरी, यानी सीखना खोज करना है। किसी भी नए तथ्य की खोज, किसी नए व्यवहार की खोज, किसी नए अनुक्रिया की खोज, ये सब कुछ अधिगम के द्वारा ही होता है। आप अधिगम के दौरान, सीखने के दौरान बहुत सारे ऐसे व्यवहार को अपनाते हैं जो किसी खास परिस्थिति में आपके लिए उपयोगी साबित होता है या लाभकारी साबित होता है। इन उपयोगों को जब आप अपने व्यवहार में लाते हैं, अपने व्यवहार का हिस्सा बनाते हैं, तो अब से पहले ये चीज़ आपके अंदर नहीं थी, लेकिन आपने उसे
एक नए तथ्य के रूप में स्वीकारा है, खोज किया और अपने व्यवहार में शामिल किया है। यही वजह है कि सीखने को, लर्निंग या अधिगम को एक नया खोज भी कहा जाता है या खोज करना। आप देखेंगे कि दुनिया में तमाम तरह के जो आविष्कार हुए हैं वो इसी चीज का परिणाम है। किसी जैसे रिसर्च विषय जो पढ़ाया जाता है उसमें भी आप देखेंगे रिसर्च यानी पुनः उसकी खोज करना। तो वहां पर खोज किस चीज की होती है? सिद्धांतों की खोज होती है, नियमों की खोज होती है, किसी पुराने सिद्धांत में परिवर्तन किया जाता है। ठीक यही सब कुछ तो हमारे व्यवहार के साथ भी हो रहा है। हम अपने अनुभवों से हर रोज कुछ न कुछ नया सीखते हैं, अपने व्यवहारों में जरूरी बदलाव लाते हैं। अभी जैसे कोरोना का माहौल है तो इतनी जल्दी ये कोरोना समाप्त नहीं हो जाएगा। इसका जो प्रभाव है एक लंबे समय तक हमारे समाज में मौजूद रहेगा, जब तक कि ये वायरस हमारे शरीर में शांतिपूर्वक रहना ना सीख ले। तो हम क्या करेंगे? हमने कोरोना से कुछ सीख लिया तो हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, लगातार अपने हाथों को धोते रहेंगे, सार्वजनिक जगहों पर अनावश्यक मेलजोल बढ़ाने से बचेंगे, एक निश्चित फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करके रखेंगे। इसके साथ साथ जो गुड हैबिट्स है उसको अनिवार्य रूप से अपने व्यवहार का हिस्सा बनाएंगे। तो ये सब कुछ हमारे शरीर पर एक खास तरह का प्रभाव डालेगा। यानी जो पुराने तरीके थे उसमें संशोधन किया गया, कुछ नए तरीके अपनाए गए और ये सब कुछ हमारे व्यवहार में एक लंबे समय तक परिवर्तन लाने वाला है, एक अस्थायी परिवर्तन लाने वाला है हमारे व्यवहार में। अधिगम इसी को तो कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने अधिगम के इस कंसेप्ट को इस विशेषताओं के आधार पर काफी अच्छे से समझ लिया होगा। अगर फिर भी कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, हालांकि मैंने अपने स्तर से पूरा प्रयास किया है, फिर भी अगर कुछ पॉइंट क्लियर नहीं रहा हो तो बेझिझक आप हमें सूचित कीजिए। हम इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स आप तक पहुंचाएंगे। सीखने के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करना बेहद जरूरी है। तो अब आपकी बारी है। मिलते हैं अधिगम से संबंधित अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।